तो दोस्तों आ जाइए, शुरू करते हैं आज हम लोग अपनी सॉल्युबिलिटी की सेकेंड लेक्चर। और मैं कुमार मन्नू तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आइए, हम लोगों ने पहले इससे ठीक पीछे वाले लेक्चर में जो डिस्कस किया था वो आयोनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमने थियोरेटिकल पार्ट डिस्कस किया था कि एक आयोनिक कंपाउंड, एक सॉल्ट सॉल्युबल तब होता है जब उसका डेल्टा जी सॉल्यूशन नेगेटिव होता है। डेल्टा जी सॉल्यूशन इक्वल्स टू डेल्टा एच सॉल्यूशन माइनस टी डेल्टा एस। और कंप्लीट थियरी को हमने डिस्कस किया था कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी केस वन ज्यादा होती है लैटिस से तो सॉल्युबल है, बट अगर लैटिस ज्यादा हो हाइड्रेशन से तो सॉल्युबल भी हो सकता है, इनसॉल्युबल भी, डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस। और फिर हमने टेम्परेचर और एंट्रोपी वाले वगैरह चीजों पर डिस्कस किया था। तो पहला लेक्चर हमारा उस पर कंप्लीट हुआ था। सेकेंड लेक्चर और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था फिर सॉल्युबिलिटी पर कि इंडिविजुअल सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स। इंडिविजुअल सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स में जो बातें हुई थी उसमें ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आप याद करें, ध्यान दें। हमने शुरू किया था इंडिविजुअल सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप ऑफ सॉल्ट्स या ग्रुप ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। याद करें, सबसे पहले इसमें हमने आपको ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स डिस्कस किया था। हमने इसमें क्लियर किया था कि एस ब्लॉक के ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम मैग्नीशियम का, और ऑक्साइड का पर ही वाटर डालते हैं तो हाइड्रोलिसिस होके वो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करता है। तो जो ऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी है वही हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी है। सेकेंड हमने इसके बाद लिया था, आप याद करें, अमोनियम सॉल्ट्स। सारे अमोनियम NH4 प्लस सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं। 100 से ऊपर कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी ये थी, 100 से ऊपर कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी ये थी। कोई विदाउट एनी एक्सेप्शंस ऑल अमोनियम सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल, हमने ये भी डिस्कस किया था। इसके बाद थर्ड नंबर पे हम लोगों ने लिया था नाइट्रेट सॉल्ट्स। ऑल मेटल नाइट्रेट्स आर नेसेसरली सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल। हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कशन किया था कि मेटल के जितने भी नाइट्रेट होते हैं वो हर हाल में सारे के सारे सॉल्युबल है विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, 100 कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी ये थी। फिर हम लोगों ने लिया था नाइट्राइट सॉल्ट्स। हमने यहां पे आपको बताया था कि नाइट्राइट्स भी सारे सॉल्युबल होते हैं, जैसे इसमें बेरिलियम मैग्नीशियम छोड़ के ये भी सारे सॉल्युबल होते हैं, तीन को छोड़ के। कौन कौन? Ag1, Hg1 और Cu1, इनको छोड़ के बाकी सारे नाइट्राइट सॉल्युबल थे। तो 100 कंपाउंड ये था, 100 ये, 100 ये, 100 ये। फिर हम लोगों ने लिया था एल्कली मेटल सॉल्ट्स। एल्कली मेटल सॉल्ट्स में हमने आपको बताया था सारे का नहीं, Na+, K+, Rb+, Cs+, लिथियम प्लस को छोड़ दिया था। इनके सारे अधिकांश सॉल्ट्स मोस्टली इनके सॉल्युबल होते हैं। और इसमें हमने लिया था सोडियम बाइकार्बोनेट को छोड़ के, जो पार्शियली सॉल्युबल है। ठीक है, पार्शियली सॉल्युबल। और कुछ परक्लोरेट्स भी था, लेकिन हमने बोला था कि जेई और नीट के सिलेबस में परक्लोरेट्स को इग्नोर करके आप चल सकते हैं, उसकी चर्चा नहीं भी करेंगे तो आपका काम चलेगा, सिलेबस में नहीं होता उतना। तो इनको छोड़ के ये इनसॉल्युबल होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट पार्शियली सॉल्युबल या इनसॉल्युबल। ये अपने आप में 100 आयन लगाने पर 400 कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी थी। तो 400, 500, 600, 700, 800। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, ध्यान से, हाँ, Ag+ सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी, सिल्वर 1 सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी। यहीं पे हम लोग लास्ट में थे। क्या बोले थे हम लोग? याद करो कि मोस्ट ऑफ ऑल
सिल्वर सॉल्ट्स इनसॉल्युबल होते हैं। हालांकि हमने आपको हिंट में बताया था कि मोस्टली सिल्वर के 1, मर्क्यूरी के 1 और इसका क्या कॉपर 1 सॉल्ट्स आर इनसॉल्युबल। हमने ये क्लियर कर दिया था कि इसमें अगर आप एनायन लगाते जाएं तो मोस्टली सॉल्ट्स इनके इनसॉल्युबल। हाँ, एक और 6 नंबर में एसीटेट मिस कर गया, ये 7 नंबर था, ये 7 था। हमने 6 नंबर में एसीटेट लिया था, शायद एसीटेट डिस्कस नहीं हुआ था लास्ट लेक्चर में। हाँ, एसीटेट डिस्कस नहीं हुआ था, एसीटेट को आज डिस्कस करना था, एसीटेट नहीं हुआ था, यही था लास्ट। सही नहीं, यही था लास्ट। आइए, तो अधिकांश सिल्वर 1, मर्क्यूरी 1, कॉपर 1 सॉल्ट्स इनसॉल्युबल होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने लिखा था मोस्टली सिल्वर प्लस Ag प्लस सॉल्ट्स आर वाटर इनसॉल्युबल। हमने किया था मोस्टली, मतलब अधिकांश जो है वो इनसॉल्युबल है, तो कुछ कुछ सॉल्युबल भी है, एक्सेप्ट किनको छोड़ के। जो सॉल्युबल है वो कौन है, एक्सेप्ट किनको छोड़ के, याद करें। पहला हमने बताया था सिल्वर फ्लोराइड, एक सिल्वर नाइट्रेट वहीं से आ गया, अच्छे से देखें। फिर हमने लिया था सिल्वर एसीटेट, ये, और पिछले क्लास नहीं लिखा था, आप लिखना चाहो तो एक ऐड कर लो, Ag2SO4 ट्रांजिशन मेटल सल्फेट सॉल्युबल होता, तो ये इनके और भी है, डॉट डॉट लगा सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में इससे ज्यादा नहीं होगा। मतलब ये सारे सॉल्ट्स, दीज Ag1 सॉल्ट्स आर सॉल्युबल। ये जो सिल्वर प्लस के सॉल्ट्स हैं दोस्त, सॉल्युबल है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि Ag1 सॉल्युबल क्यों है, AgF क्यों सॉल्युबल है, जैसे क्वेश्चन वाई सिल्वर फ्लोराइड इज इनसॉल्युबल, याद करिए इनसॉल्युबिलिटी के लिए आयोनिक कंपाउंड में जो एक सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग रीजन था, ओनली वन भी कह सकते हैं, लेकिन ओनली वन कहना उतना उचित नहीं होता है, लेकिन फिर भी चलो, एक जो सबसे स्ट्रॉन्ग था, हमने किया था थियोरेटिकल पार्ट में, क्या लैटिस एनर्जी से ज्यादा होना, सॉरी सॉल्युबल है, सॉल्युबल है ना, सॉरी सॉल्युबल है। तो सॉल्युबल के लिए तो जनरल रीजन जो लगाओगे, लैटिस एनर्जी से ज्यादा होगी हाइड्रेशन। लेकिन वहीं पे हमने कुछ कंपाउंड बोला था कि जो इंट्रोपी चेंज के कारण सॉल्युबल होता है, सिल्वर एसीटेट वगैरह, तो चलिए उस पर डिस्कस नहीं करना। तो सिल्वर के ज्यादातर सॉल्ट्स इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्युबल लिख दिया था यहां गलती से, इनसॉल्युबल होते हैं, एक्सेप्ट AgF, AgNO3, सिल्वर एसीटेट, Ag2SO4। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पिछले लेक्चर का ही एक कंक्लूजन था जो हमने पेज 1 में लिखा है, ठीक है। आपको याद होगा ये सारी चीजें हमने की थी, सिल्वर प्लस में आए थे, सिल्वर प्लस काफी इंपॉर्टेंट होता है। सिल्वर प्लस के मोस्टली सॉल्ट्स इनसॉल्युबल होते हैं, इनफैक्ट सिल्वर 1, कॉपर 1 और मर्क्यूरी 1 के ज्यादातर सॉल्ट्स इनसॉल्युबल होते हैं। तो सिल्वर 1 का भी अधिकांश सॉल्ट बेटा इनसॉल्युबल हुआ, लेकिन फिर भी AgF सॉल्युबल है, AgNO3 सॉल्युबल है, सिल्वर एसीटेट और Ag2SO4, और इसको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक झटके में बोले कि 2-3 सिल्वर का 1 का सॉल्युबल सॉल्ट्स बताओ, तो क्या सब काउंट कराओगे तुरंत, AgF, AgNO3, सिल्वर एसीटेट और Ag2SO4 तुरंत काउंट कराओगे ये, ठीक है। तो पहला पेज, पेज 1 का स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग दूसरे पेज पर आते हैं। हालांकि पहले पेज में कुछ हमने नई बातें नहीं की है, एक्सेप्ट एक Ag2SO4 को छोड़ के, फिर भी ले लीजिए, आपके नोट्स बनने हैं तो नोट्स में तो आपको लिखना ही है ना, प्लीज। देखिए, हमने बोला कि सॉल्युबिलिटी में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी से जो आता है, एक तो इसका यूजेस है काफी ज्यादा केमिकल रिएक्शन से, लेकिन व्यक्तिगत सॉल्युबिलिटी से क्या क्या, एक इंडिविजुअल सॉल्युबिलिटी। इंडिविजुअल सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन क्या हुआ, यह हुआ कि जैसे पूछ दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल, समझ रहे हो ना। तो ये कब बनेगा, जब इंडिविजुअली आपको पता रहेगा कि कौन सॉल्युबल कौन इनसॉल्युबल, ABCD ऐसे करके ऑप्शन होगा।
सेकंड होगा ट्रेंड ऑफ सॉलिबिलिटी। ट्रेंड ऑफ सॉलिबिलिटी, इसमें आपसे क्या पूछेगा, इंसॉल्युबल सॉल्युबल नहीं पूछेगा, इसमें बोलेगा ऑर्डर लगाओ। बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट से लेकर के मान लो बैरियम सल्फेट है, तो इसमें ऑर्डर लगाओ, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग। तीसरा क्वेश्चन हमने क्या बोला दोस्त, तीसरा होता है रीजन ऑफ सॉल्युबिलिटी। ये सब कई बार पूछा हुआ है, आप AIPMT 2007 का क्वेश्चन 2007 का निकाल के देखें, आपको मिल जाएगा। बहुत बार ऐसा आया हुआ है कि BaSO4 इनसॉल्युबल है, क्यों इनसॉल्युबल है, व्हाई, ऐसा आपको रीजन पूछेगा। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसमें आपको रीजन, तो तीनों चीजें आती हैं, इंडिविजुअल, रीजन और ट्रेंड। हमने पिछले लेक्चर में जो क्लियर किया था वो रीजन ऑफ सॉल्युबिलिटी क्लियर किया था, और थोड़ा सा हम लोग इंडिविजुअल स्टार्ट किए थे, आज हम लोग इंडिविजुअल पे बातें कर रहे हैं। अब आ जाइए, लेट सम, देखिए आप 12th वाले एरिया में डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट AG1 सॉल्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट AG1 सॉल्ट्स ले रहे हैं, जरा ध्यान दें। यहां पे सॉल्ट्स लिखते हैं, यहां वाटर सॉल्युबिलिटी, 12th एकदम प्योर 12th वाला एरिया, वाटर सॉल्युबिलिटी, AgF, AgF तो चलो सॉल्युबल है, AgCl, AgBr, AgI, और एक कंपाउंड ले लेता हूं Ag2S। अच्छे से देखो, 4 कंपाउंड लिया, 12th का ये चारों कंपाउंड है, क्यों, जाहिर सी बात है ये डी ब्लॉक का कंपाउंड है, सिल्वर डी ब्लॉक का है, वहां से पूछना आपको। AgCl का कलर है व्हाइट, याद रखना जरूरी है, पूछा जाता है। AgBr हल्का सा येलो, पेल येलो, AgI डीप येलो, डार्क येलो, और Ag2S का कलर है ब्लैक। कलर इज ड्यू टू पोलराइजेशन, जो आगे एक्सप्लेन करेंगे, इसमें नहीं है, बाकी 3 में है। कलर इज ड्यू टू पोलराइजेशन, जो अगले यूनिट में एक्सप्लेन होगा। पानी में अगर आप सॉल्युबिलिटी चेक करें, अच्छे से देखें, वाटर में अगर सॉल्युबिलिटी बोले तो सिल्वर कंपाउंड इनसॉल्युबल होते हैं, AgF वहीं सॉल्युबल है। चलो, लेकिन अब आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स में और भी चीजों को इसमें पढ़ना है, उसको हम लाके यहां पे पढ़ा रहे हैं, जरा देखिएगा अच्छे से। अगर आप ये वाटर में जो इनसॉल्युबल है, वहां जब 4 बर्तन है आपके पास, ठीक है, आप क्या करें, ध्यान से सुने, 4 बर्तन है आपके पास, 4 वेसल है, चारों में कि एक में AgCl है, एक में AgBr है, एक में AgI, एक Ag2S, ठीक है। उसमें से क्या करें, AgCl को 3-4 जगह पे रख दे, नहीं समझे, छोटे 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 बीकर में क्या करें, AgCl 4 जगह डाल दें, AgCl को 4 जगह बांट दें, AgBr को भी 4 जगह बांट दें, AgI को भी 4 जगह बांट दें, Ag2S को भी 4 जगह बांट दें। क्यों किया, अलग अलग रिएजेंट डालेंगे। अब AgCl के एक बीकर में पानी डाला, सेटल डाउन हो गया, प्रेसिपिटेट है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। AgBr में पेल येलो हो गया प्रेसिपिटेट, अवक्षेप, AgI में डीप येलो हो गया, और Ag2S में ब्लैक। तो वाटर सॉल्युबिलिटी चेक हुआ, इन चारों को हटा ले, अलग कर ले। अब क्या करें, इसी चारों में जो पानी डाला हुआ, आप उसमें अमोनिया गिराना शुरू करें, वाटर वाले में ही अमोनिया डाल दे, पानी सब में डाल दे, 16 हुआ ना आपके पास, 16, 4 गुना 4, तो सब में आप क्या करें, अब पानी डाला हुआ है, सब में पानी डाल दिया, ठीक है, सब इनसॉल्युबल है। अब पहले वाले में क्या करें, आप अमोनिया या पहला पानी का छोड़ दे, दूसरे वाले में जो पानी है चारों में, ठीक है, उसमें आप अमोनिया डाले चारों में, तो आप देखेंगे कि पहला वाला में प्रेसिपिटेट गायब हो गया, मतलब AgCl वाले पानी में, सॉल्यूशन में जो प्रेसिपिटेट था, जब आपने अमोनिया डाला तो NH3 के प्रेजेंस में अब ये सॉल्युबल हो गया। ध्यान से सुनेंगे, NH3 में जाके सॉल्युबल हो गया। AgBr में जब आप अमोनिया कम डाले थे, डाइल्यूट, तो नहीं घुल रहा था, लेकिन जब आप कंसंट्रेटेड अमोनिया डाले, ज्यादा अमोनिया डाला आपने,
वो सॉल्युबल हो गया। अच्छे से देखिए, एजीबीआर वाले बीकर में जिसमें आप वाटर में आपका एजीबीआर डाला हुआ था, डाइल्यूट अमोनिया में वो इनसॉल्युबल रहा, कंसंट्रेटेड अमोनिया में सॉल्युबल हो गया। एजीआई वाले में कितना भी अमोनिया डालो नहीं घुला, और एजी2एस वाले में भी कितना भी अमोनिया डालो नहीं घुला। डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे से सुनेंगे आप कॉम्पिटिटिव इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि ये बोर्ड में इस तरीके से पूछेगा। जिस दिन से बोर्ड में इस तरह से पूछ दिया, सीबीएसई वालों को तो थोड़ा बहुत पूछ भी सकता है, सीएससी सीबीएसई, स्टेट बोर्ड वालों को जिस दिन पूछ दिया ना, सरकार गिर जाएगी दोस्त, कहीं के नहीं रहेगी सरकार। मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे हमारे नीतीश जी, बताइए, कुछ भी पूछ दीजिएगा आप। तो आ जाइए। हाँ, कहने का मतलब है कि क्वेश्चंस भी बोर्ड के हिसाब से चीजें होती है कि किस बोर्ड में क्या पूछना। आ जाइए। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि AgCl, AgBr, AgI और Ag2S 4 आपके कंटेनर में है। हमने बोला कि क्या करें आप, AgCl को 4 जगह बांट दें, AgBr को 4 जगह, AgI को 4 जगह, Ag2S को 4 जगह, सब में पानी डाल दें। ठीक है, आपके पास सब में पानी आपने डाल दिया, तो एक में व्हाइट, एक में येलो, एक में डीप येलो और एक में ब्लैक प्रेसिपिटेट रहा। ठीक है, अब हमने बोला कि दूसरे वाले में पानी में क्या करें, सब में अमोनिया डालना शुरू करें। तो AgCl में अमोनिया डालने लगेंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट गायब होने लगेगा, मतलब वो घुलने लगेगा, डिसॉल्व करने लगेगा, मतलब सॉल्युबल हो गया। क्यों हो गया ये सब आगे डिस्कस होगा। AgBr में जब आपने कम अमोनिया डाला तो सॉल्युबल नहीं है, ज्यादा अमोनिया डाला सॉल्युबल हो गया। AgI में कितना भी अमोनिया डाला आपने सॉल्युबल नहीं हुआ, और Ag2S में भी इनसॉल्युबल रह गया। अब मैं आपसे कह रहा हूं, अमोनिया के बाद नेक्स्ट काम करें, आप सब में अच्छे से देखेंगे NaCN का सॉल्यूशन डालें, सोडियम साइनाइड का। पहले हाइपो का डाल देता हूं, हाइपो का सॉल्यूशन Na2S2O3, हाइपो का सॉल्यूशन डालो। ध्यान से, हाइपो का जब सॉल्यूशन डाला तो AgCl सॉल्युबल, AgBr सॉल्युबल, AgI सॉल्युबल और Ag2S अभी भी इनसॉल्युबल। सही है, किसका डाल दिया, हाइपो का। अब इसके बाद चारों जो और आपके पास एक बीकर था, हमने बोला था 4 ले लो, 4 जगह कर दो, एक वाले में NaCN सोडियम साइनाइड का सॉल्यूशन डाल दिया। अच्छे से देखो, AgCl सॉल्युबल, AgBr सॉल्युबल, AgI सॉल्युबल और ये पार्शियली सॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल। जैसे कैल्शियम सल्फेट पार्शियली सॉल्युबल, लेड क्लोराइड पार्शियली सॉल्युबल, तो ये भी पार्शियली सॉल्युबल। कौन, Ag2S। तो आपने देखा कि Ag2S ना पानी में घुल रहा है, ना अमोनिया डालने पर, ना हाइपो डालने पर, और NaCN डालने पर भी पार्शियली घुल रहा है। तो एक पर्टिकुलर रिएजेंट हमने NaCN के लिए लिया। क्या लिया बेटा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हमने लिया। वी चूजन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, पानी मिलाया नाइट्रिक एसिड 20 to 50%। मतलब अगर आपका 1000 ml का सॉल्यूशन है तो उसमें 500 ml नाइट्रिक, 200 ml नाइट्रिक से लेके 500 ml तक नाइट्रिक लें और पानी बाकी वाटर। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जब लिया तो अब सब इनसॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है, सारे इनसॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है, Ag2S सॉल्युबल है। अब कहानी को समझा जाए, सर इतनी चीजें आपने क्यों की है। आपके बुक में इस तरीके से सिंप्लीफाई करके तो नहीं दिया गया, बिल्कुल नहीं, लेकिन कंपटीशन जब क्वेश्चन पूछता है तो फिर आपको मौका नहीं देता है कि आपके बुक में किस तरीके से दिया हुआ सब है, लेकिन उसको ऐसे डायग्राम बना के इतना इजी वे में प्रेजेंट करके नहीं दिया, वो किसी तरीके से बस डाल दिया गया आपके सिलेबस में। तो आइए हम आपसे समझा रहे हैं, आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या मसला है। हमने बोला कि सिल्वर के मोस्ट ऑफ ऑल सॉल्ट्स इनसॉल्युबल है, AgF को छोड़ के AgF सॉल्युबल है, सिल्वर नाइट्रेट, AgF, AgNO3, Ag2SO4, सिल्वर एसिटेट ये सॉल्युबल। अब हमने बोला कि AgCl वाटर में इनसॉल्युबल, AgBr, AgI, Ag2S सब इनसॉल्युबल, अमोनिया डालने पर ये सॉल्युबल, ये डाइल्यूट में इनसॉल्युबल, कंसंट्रेटेड में सॉल्युबल, AgI इनसॉल्युबल, Ag2S इनसॉल्युबल। अमोनिया में हमने हाइपो डाला तो सब सॉल्युबल हो गया, लेकिन अभी भी Ag2S इनसॉल्युबल है। तो Ag2S को सॉल्युबल करने के लिए कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल हुआ, NaCN। फिर भी NaCN में ये पार्शियली सॉल्युबल है, ठीक है, अभी भी ये पार्शियली, अच्छे से सॉल्युबल नहीं हुआ। अच्छे से इसको सॉल्युबल करने के लिए एक नाइट्रिक एसिड रिएजेंट इस्तेमाल हुआ, जिसमें बाकी इनसॉल्युबल रह गया और ये सॉल्युबल। अब आ जाओ, पॉइंट क्या, मामला ये है कि ये अमोनिया से लेकर के
और ये साइनाइड तक ध्यान से इतनी दूर तक की जो सॉलिबिलिटी है रिएजेंट, एक्चुअली ये सॉलिबिलिटी इज ड्यू टू कॉम्प्लेक्सेशन। कॉम्प्लेक्सेशन जो 12th में इंट्रोड्यूस हुआ है, और फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन सॉल्ट्स। फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन सॉल्ट्स, एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, कहां तक का एरिया, ध्यान से देखो, ये अमोनिया से लेकर के और NaCN वाले तक का। ठीक है बेटा, अमोनिया से लेकर के NaCN वाले तक का जो एरिया है, ये एरिया सॉल्युबल क्यों हुआ है इन रिएजेंट में? एक्चुअली इनके साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लिया। क्या बना लिया? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपसे हम आगे जिक्र करेंगे, थोड़ा सा यहां डिस्कस करके भी थोड़ा दिखा देंगे। लेकिन जो ये वाला है, ये तो इनसॉल्युबल है। ये वाला जो सॉल्युबल हुआ है, ये कॉम्प्लेक्सेशन के कारण नहीं हुआ है। सॉल्युबिलिटी इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। सॉल्युबिलिटी इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन हुआ है, नॉट कॉम्प्लेक्सेशन। सर थोड़ा अच्छे से क्लियर कर देंगे ना तो बड़ा भला होगा आपका भी, क्योंकि सर ऑफलाइन में तो है नहीं, ऑनलाइन में है, लाइव में है। आप लोग सर हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन क्या जाने, ऑफलाइन में जब सर सामने रहते हैं, आप कुछ बोलते हैं तो जब समझ में नहीं आता तो हम लोग मुंह लटका लेते हैं, जैसे महिलाएं लोग करती है। तो सर चेहरा जब लटक जाता है तो आप रीड कर जाते हैं, एक्सप्रेशन से आपको समझ में आ जाता है। फिर आप उठा के पूछते हैं, रे तो क्यों चेहरा लटका है, उठ उठ। तो सर उस समय उठते हैं और फिर सर कुहरते हुए, कुहरना समझते हो, कुहरते हुए बोलते सर एक बार और समझा दीजिएगा। तब आप सर दोबारा समझाते हैं। यहाँ तो सर आप एक्सप्रेशन हमारा क्या जाने की क्या है बेटा, हम समझ सकते हैं तुम्हारा एक्सप्रेशन अभी कैसा होगा। अभी एकदम फोन में घुसे फिरे होगा और जल्दी से सोच रहे होगे सर टॉपिक को जल्दी खत्म कीजिए ना, हम बाहुबली वाला सीन देखेंगे, किस सीन की वजह से बाहुबली सुपर हिट हुआ था। हाँ, ऑनलाइन में है ना। तो एक्सप्रेशन आपका हम रीड कर सकते हैं क्या है, चूंकि आपसे पहले 50,000 लोगों को पढ़ाया है, लोग पढ़ के गए हुए हैं, तो समझ सकते हैं कि इस टॉपिक में अच्छे अच्छे लोगों को परेशानी होती है। और जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे, जाहिर सी बात है होगी, इसलिए मैं 3 बार रिपीट कर चुका हूं और चौथा बार फिर रिपीट करता हूं। ठीक है, पानी पी करके देखो। हमने बोला पहले तो आपको ये याद रखना, ये बहुत बड़ी क्लास है आज की। ठीक है, और ये घुमा फिरा करके जेई एडवांस से लेकर के जेई, कुछ एरिया है जो जेई एडवांस, जेई मेन, नीट सब में पूछा जाता है, ये वही टाइप का एरिया। ठीक है, कुछ एरिया होता है जो सब में कॉमन होता है। जैसे हमने बोला पीरियोडिक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछो तो कौन पूछेगा? नीट पूछेगा, जेई मेन पूछेगा, आईआईटी लगभग नहीं पूछेगा। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी में ये वाला मतलब यहां से आईआईटी हल्का से स्टार्ट होता है, और जो अगला यूनिट होगा केमिकल बॉडी और एसपीडीएफ ब्लॉक, वहां से आईआईटी तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए। तो चलो आ जाओ। हमने बोला ये चारों कंपाउंड, 4 फेमस कंपाउंड सिल्वर के हैं 11 12th में बेसिकली। वाटर में चारों इनसॉल्युबल है, चारों का कलर लिख दिया, व्हाइट, पेल येलो, डीप येलो, ब्लैक। अमोनिया में ये सॉल्युबल, एजीबीआर पार्शियली सॉल्युबल, डाइल्यूट में इनसॉल्युबल, कॉन्क में सॉल्युबल, एजीआई एजी2एस इनसॉल्युबल, हाइपो में सब सॉल्युबल लेकिन ये इनसॉल्युबल, NaCN में सब सॉल्युबल लेकिन NaCN में एजी2एस पार्शियली, बट नाइट्रिक में जाकर के ये कंप्लीट सॉल्युबल। एक्चुअली ये सब जो सॉल्युबल हुआ है अमोनिया में, हाइपो में या NaCN में, ये कॉम्प्लेक्सेशन या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मेशन के कारण। और नाइट्रिक में जो हुआ है एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्सेशन नहीं, ड्यू टू ऑक्सीडेशन है। तो इसी से शुरू करता हूं, जरा देखो। Ag2S, ध्यान से, Ag2S इन नाइट्रिक एसिड, इसी से मैं शुरू कर रहा हूं। किस तरीके से होता होगा जरा देखो। Ag2S ब्लैक प्रेसिपिटेट है, डाउन जो ऐसा देते हुए इनसॉल्युबल ब्लैक प्रेसिपिटेट के लिए। जब आपने नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल किया डाइल्यूट, एक्चुअली ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है बेटा, एक्चुअली ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये रिडक्शन के बाद NO गैस दे रहा है। कौन? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जब कंसंट्रेटेड फॉर्म में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो NO2 गैस देता है, बट अगर वो डाइल्यूट फॉर्म में होता है तब वो NO गैस देता है। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं,
मैंने बोला कि नाइट्रिक एसिड जब कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है, कॉन्क मतलब 70% से एबव कंसंट्रेशन हो, तब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जनरली NO2 में ब्रेक करता है खुद। जब वो डाइल्यूट फॉर्म में होता है 20 to 50% में, तब वो ब्रेक करता है जनरली NO के फॉर्म में। डाइल्यूट वाले में क्या बोला, NO में ब्रेक करता है, और कॉन्क वाले में क्या बोला, HNO3 में करता है। फिर से यहां भी लिख दे रहा हूं, आपको फिजिकल वगैरह में काम आएगा। कॉन्क नाइट्रिक एसिड ये काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये किसमें ब्रेक करता है, NO2 में। और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ये बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं, लेकिन हाँ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये ब्रेक करता है किसमें, NO गैस में। NO इज कलरलेस, हमने आपको पढ़ाया, और NO2 इज ब्राउन। ठीक है, अच्छे से आ जाओ। तो ये बेटा ब्रेक कर गया NO में, और इसने इसको ऑक्सीडाइज किया, सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करके सल्फर में ले आया, किसमें, और प्लस सल्फर में, सल्फर व्हाइट टर्बिडिटी, सल्फर में ले आया। लेकिन जो Ag प्लस है अब वो नाइट्रेट के साथ आ गया, तो AgNO3 बना। और आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है ऑल मेटल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, तो ये चला गया सॉल्युबल हो गया तो सॉल्यूशन में, और प्लस वाटर। तो आप ही बताइए ना, Ag2S का सल्फाइड के वजह से इंसॉल्युबल था, सल्फाइड को कन्वर्ट किया सल्फर में, इसीलिए Ag प्लस का बन गया नाइट्रेट। तो क्या हुआ यहां पर, बेसिकली ऑक्सीडेशन। फिल कीजिए, सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया, एक्चुअली सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया, सल्फाइड चला गया सल्फर में, सल्फाइड चला गया सल्फर में, यही चेंज हुआ ना। इसी के कारण Ag प्लस फ्री हो गया, और Ag प्लस के साथ NO3 माइनस आ गया, तो AgNO3 बन गया। तो Ag2S जो नाइट्रिक में डिसॉल्व किया है, बेसिकली ये ऑक्सीडेशन हुआ, इसमें कॉम्प्लेक्सेशन नहीं हुआ, बाकियों में कॉम्प्लेक्सेशन हुआ। अगले पेज में मैं करके दिखा रहा हूं बाकियों में किस तरीके से कॉम्प्लेक्सेशन हुआ है। ठीक है, और इसको याद रखना बेहद आसान है। 2 बार 3 बार, एक तो आप 1 से 2 बार आपको इसको बोर्ड पे लिखना है, हालांकि आप ऑफलाइन में होते तो खड़ा करवा के आपसे रटवा चुके होते, बट 2 बार बोर्ड पे लिखना है। देखो रिएजेंट्स को, पहले तो कलर, क्या क्या हमने कंपाउंड लिया, AgCl, AgBr, AgI, Ag2S। वीडियो पर बने रहे, बिल्कुल ना हटे, इसी सीन के वजह से IIT हिट हुई थी। ठीक है, तो IIT वाली मूवी देखें, मेडिकल वालों को बुरा लग रहा होगा, औकात की भी बात है। AgCl, AgBr, AgI, Ag2S। AgCl हो गया व्हाइट, AgBr हो गया पेल येलो, AgI हो गया डीप येलो, और Ag2S ब्लैक। वाटर में चारों इनसॉल्युबल। अब आ जाओ, हमने बोला अमोनिया में रिएजेंट क्या क्या लिया, अमोनिया, फिर क्या लिया, Na2H2O3 हाइपो, फिर क्या लिया, NaCN, फिर नाइट्रिक। ठीक है, तो अमोनिया में AgCl सिर्फ सॉल्युबल, बाकी इनसॉल्युबल। AgBr में डाइल्यूट अमोनिया में AgBr पार्शियली सॉल्युबल, कंसंट्रेटेड अमोनिया में सॉल्युबल, और AgI में इनसॉल्युबल। ठीक है, डाइल्यूट अमोनिया में इनसॉल्युबल, AgBr के बारे में, कॉन्क अमोनिया में सॉल्युबल, AgI इनसॉल्युबल, Ag2S इनसॉल्युबल। जब लिया हाइपो सब सॉल्युबल, लेकिन Ag2S अभी भी इनसॉल्युबल। जब लिया NaCN सब सॉल्युबल, बट NaCN में Ag2S पार्शियली सॉल्युबल, पार्शियली डॉट डॉट लगाया। तो Ag2S को डिसॉल्व करने के लिए एक स्पेशल रिएजेंट लिया गया, कौन सा, स्पेशल रिएजेंट लिया गया, कौन सा, डाइल्यूट नाइट्रिक। और नाइट्रिक वाला छोड़ के बाकी अमोनिया में या हाइपो में या साइनाइड के सॉल्यूशन में जो सॉल्युबिलिटी है AgCl, AgBr, AgI, Ag2S की, ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्सेशन के कारण है। अब ये कॉम्प्लेक्सेशन किस तरीके से हुआ, मैं अगले पेज में आपको दिखाता हूं। यहां तक क्या आप लोगों को बातें अच्छे से समझ में आ गई? तो एक बार आप रिएक्ट करें, हाँ सर चीजें क्लियर है यहां तक। प्लीज आपके रिएक्शन का मैं वेट कर रहा हूं। थर्ड पेज में अब हम लोग पहले जो हमने कॉम्प्लेक्सेशन वाली बातें लिखी हैं उसको मैं क्लियर कर दूं एक बार। किसी ने कुछ लिख के भेजा है, Ag2S जब नाइट्रिक एसिड में सॉल्युबल होता है तो क्या Ag2S का कलर चेंज होगा? बेटा अभी कलर की बातें, अच्छा ठीक है आपने कलर वाली बातें की है, ठीक है चलो
मनीष जी, आपके लिए ये चीज मैं क्लियर कर दूं। हाँ डेफिनेटली वहां मैंने कलर नहीं लिखा है। तो Ag2S का कलर होता है ब्लैक, और जब वो नाइट्रिक में आपने सिल्वर नाइट्रेट में कन्वर्ट किया तो सिल्वर नाइट्रेट का कलरलेस सॉल्यूशन हो जाता है। मतलब कैसा दिखेगा आपको, मान लो कोई ब्लैक कैसे कोई टुकड़ा आप लिए और पानी में इंसॉल्युबल पड़ा हुआ बैठा हुआ, मान लो वो Ag2S है अगर, तो आपने जब ऊपर से नाइट्रिक गिराया, डाइल्यूट नाइट्रिक, तो वो ट्रांसपेरेंट पानी की तरह हो जाएगा, मतलब ब्लैक जो है वो कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। तो मनीष, मैंने आपका क्लियर कर दिया, ये मेरी गलती है बेटा कि मैं वहां पे लिखना भूल गया कलरलेस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो लिखा बट कलरलेस लिखना भूल गया। जैसे सल्फर में मैंने लिखा है व्हाइट टर्बिडिटी, लेकिन वहां पे मैंने लिखना भूल गया। चलो वो मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद किन्हीं का मैंने डाउट देख रहा हूं नहीं है, सभी लोगों ने क्लियर ही लिखा है। मनोज ने पूछा है हाइपो का फॉर्मूला क्या है, Na2H2O3। हाइपो का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ बोर्ड पे, रिएक्शन को दोबारा करूंगा बेटा तो समझ जाओगे। ये भी क्लियर हो गया। विनर क्या लिखा, कोटा के टीचर से भी बेस्ट बताए हैं सर, वो ऐसे नहीं बताते हैं, हम देखे हैं। अरे नहीं बेटा, ठीक है, सभी लोगों के समझाने का अपना अपना तरीका है। टारगेट जेई बेस्ट स्टेटस, गजब एक्सप्लेनेशन, हार्ड थिंग को हल्का कैसे बना देते हैं। देखिए बेटा, टीचिंग में तो यही इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे चीजों को इजी किया जाए। मैंने देखा है वीडियोस पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स, दोनों तरह की चीजें आती है। मैंने एक चीज फील किया है, डाइल्यूट एक बार और बता दीजिए मैं क्लियर कर दूं। मैंने एक चीज फील किया है, कई बार नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं जो हमारे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है कि बच्चों में ये भी डिमांड है। एक्चुअली पांचों उंगलियां हाथों की बराबर होती नहीं है, ठीक है। मैं अपनी बातें समझा रहा हूं। जैसे कई बार कुछ आता है कि कुछ कमेंट्स इस तरीके से आते हैं कि सर किसको इतना टाइम है कि इनऑर्गेनिक को इतना पढ़े। तो यार मैं वैसे लोगों के लिए पढ़ा ही नहीं रहा हूं जिनको टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, मैं सिर्फ वैसे लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं जिनको पढ़ने की इच्छा है, जिनके पास टाइम है। और कंपटीशन की जो चीजें हैं आपको ये मानना पड़ेगा, आपने इनऑर्गेनिक ये लिया है, आप इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, तो इनऑर्गेनिक में आपके फंडामेंटल्स अगर वीक है, और 90% लोगों के फंडामेंटल्स इनऑर्गेनिक में वीक रहते हैं, स्टैंडर्ड 9-10 इनऑर्गेनिक है तो फंडामेंटल्स वीक रहते हैं। तो यार जब मैं आपको सीधे सीधे जेई मेन और एडवांस्ड की चीजें पढ़ाऊं, नीट की चीजें पढ़ाऊं, आप कहां से कोप अप करेंगे? फिर मेरा भी वही हाल होगा जो बाकी लोगों का, क्या कि बैठ के रटवाते रहो इनऑर्गेनिक, ये रट लो वो रट लो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कभी कभी कमेंट्स में डालते हैं वो चीज, वीडियो के जब भी मैं यूट्यूब पे या ऐप पर इधर उधर डालता हूं तो लोग डालते हैं इन चीजों को कि इतना सर नहीं एनसीईआरटी पढ़ाइए ना। यार एनसीईआरटी ही पढ़ा रहा हूं, इलेबोरेट करने में टाइम जा रहा है। अब ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें जो आज मैं डिस्कस कर रहा था, इसका इलेबोरेशन अगर ना करूं तो आप रटोगे बैठ के, और हर चीज को ऐसे ही रटोगे तो रटने वाली चीजें तो आपके दिमाग में नहीं रहेंगी, और कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल उसका नहीं बनेगा। तो कॉन्सेप्ट जस्ट एक बिल्डअप हो, आपको कॉन्फिडेंस है क्वेश्चन बनाने के समय में, कोई नेग्लिजेंसी नहीं है, या आपको किसी तरीके से ट्विस्ट करके क्वेश्चन को अगर आपको ट्रैप करने की कोशिश करे तो आप आराम से उस ट्रैप से निकल जाए। मेरा यह प्रयास रहता कैसे सब्जेक्ट को इजी बनाया जाए। सब्जेक्ट वास्ट है, हर सब्जेक्ट अपने आप में वास्ट है। इनऑर्गेनिक रिलेटिवली कम इंटरेस्टिंग, बाकी सब्जेक्ट्स इंटरेस्टिंग है अपने मैकेनिज्म की वजह से। मैथ्स के अपने मैकेनिज्म है, फिजिक्स का अपना थियोरेटिकल अप्रोच है जहां से चीजें सॉल्व होती है, ऑर्गेनिक का अपना मैकेनिज्म है, फिजिकल केमिस्ट्री ऑलरेडी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन की चीजें हैं तो वहां भी एक अप्रोच बन जाता है। बट इनऑर्गेनिक में ऐसी चीजें नहीं होती, तो इनऑर्गेनिक में वो मोतियों को जमा करके माला बनाना होता है, तब जाकर के वो थोड़ा सा अच्छा दिखता है, प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी करनी होती है, तो इस पे टाइम लगेगा और मेहनत भी लगेगी। चलिए आइए मैं बाकी चीजों को दिखा रहा हूं, इसलिए आप लोग पेशेंस रखें। जो भी लोग कॉम्पिटिटिव सीखते हैं वो हमारे यहाँ आते हैं, और सबको पता है जो सिर्फ बोर्ड के लिए करते हैं वो ज्यादातर लोग यहाँ पर कम प्रेफर करते हैं। बोर्ड को पढ़ने के दौरान बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट आ जाता है तो वो भी कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करते हैं। आइए देखिए बेटा, अब क्या है, जो आपका AgCl था व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है, जब आपने इस पर अमोनिया डाला, ये एक सॉल्ट है, तो प्रोसेस में क्या हो जाता है, AgCl प्लस अमोनिया का एडिशन हो जाता है। क्या हो जाता है? एक एडिशन तो एडिशन हो जाता है, और ये 2 मोल अमोनिया को लेके तो ये बना लेता है AgCl.2NH3। यही एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसी तरीके से बनता है, 2 कंपाउंड आके ऐड हो जाता है,
ठीक है, दो कोऑर्डिनेशन कैसे बनता है, दो कंपाउंड आके बेटा ऐड हो जाता है। अच्छे से सुनिएगा मेरी बात को, हमने बोला कोऑर्डिनेशन कैसे बनता है, दो कंपाउंड आकर के ऐड हो जाता है, ठीक से। हाँ, तो AgCl हमने जब अमोनिया डाला तो 2 मोल अमोनिया को ये लेकर के और उसको ऐड कर ले रहा है, और AgCl डॉट 2NH3 बना रहा है। डॉट मतलब ये प्लस है, इसको इनटू नहीं पढ़ते हैं, ये ऐड हो गया, यही एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको अब सजा के लिखा जाता है ऐसे, Ag, ध्यान से, अब एक्चुअली सिल्वर के साथ ये अमोनिया आके अटैच हुआ है, ये NH3 जो आपने बाद में मिलाया है, इसको ऐसे लेते हैं और Cl इस तरह से, और ये कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। सर कैसे कैसे हो गया, एक बार और बताएं ध्यान से। दो चीजें जब ऐड होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, तो इसमें एक हो जाता है मेटल और एक हो जाता है लिगेंड। लिगेंड वो एक्सटर्नल रिएजेंट था, कौन था ये, एक्सटर्नल रिएजेंट, जो आपने बाहर से रिएजेंट लिया ना, वो अब मेटल के साथ ऐड हो जाता है, और ये दोनों मिला के एक स्फीयर में आ गया, मतलब ये दोनों एक साथ कंबाइन हो गया, और इसके साथ ये अब बाहर से सपोर्ट कर रहा है आयोनिक बॉन्ड के थ्रू, प्लस या माइनस जो भी आयोनिक बॉन्ड के थ्रू, कौन, जो इसका अपना पार्ट है। तो देखो Ag प्लस के साथ अब अमोनिया अटैच हो गया, और ये डिटैचेबल है, जैसे इसको पानी में डुबो दोगे ना, जैसे इसको पानी में डुबो दोगे तो Ag प्लस और अमोनिया अटैच्ड है, ये दोनों अलग नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसी को बोलते हैं, और ये अलग हो जाएगा, कौन, क्लोराइड बाहर हो जाएगा, इसी को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। पहले Ag प्लस और Cl माइनस अटैच था, एक नया रिएजेंट जब आपने डाला तो इसकी कैपेसिटी है कि Ag प्लस 2 अमोनिया को अपने साथ रखेगा, मतलब उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो Ag प्लस की कोऑर्डिनेशन नंबर है 2, फिक्स ऑलमोस्ट करीब करीब, तो 2 अमोनिया इसके साथ अटैच हो गई, और Cl माइनस अब बाहर से इसको चार्ज बैलेंस कर रहा है, ठीक है, तो इसी को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल रहे हैं। तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट कलरलेस सॉल्यूशन में। सर और कुछ एग्जांपल से अगर आप समझाएंगे तो आपका बड़ा भला होगा, समझा रहा हूं, जरा अच्छे से देख ले प्लीज, बिल्कुल वीडियो से ना हटे, ध्यान दे। AgCl, AgBr, AgI, AgCl का हमने डिस्कस कर दिया अमोनिया से। चलो दूसरा ले लेता हूं, हाइपो वाला, बगल वाला। मान लो ये AgI था, किस कलर का, येलो प्रेसिपिटेट था बेटा। हमने इस पे क्या बोला आपको डालने, Na2H2O3, हाइपो, ठीक से देखिए, हाइपो, Na2H2O3 हाइपो सॉल्यूशन। हमने बोला कॉम्प्लेक्सेशन हो जाता, मतलब कोऑर्डिनेशन हो जाता। कैसे हो जाता उसी का फॉर्मूला सीखना, अच्छे से एकदम वीडियो पर बने रहे, बिल्कुल नहीं जाएंगे आप, ध्यान से। क्वेश्चंस एकदम बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, मैं क्वेश्चन का टाइप भी लिख करके दिखा देता हूं क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो Ag प्लस के साथ इस बार कौन बाहरी रिएजेंट ऐड हो जाएगा, जैसे यहां Ag प्लस के साथ बाहरी रिएजेंट कौन ऐड हुआ, अमोनिया। तो बोलोगे कि सर Ag प्लस के साथ इस बार Na2H2O3 ऐड होगा, नहीं बेटा, ये तो न्यूट्रल कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड है, इसमें कैटायन और एनायन है, 2 पार्ट है, जबकि अमोनिया एक मॉलिक्यूल था, ये आयनिक कंपाउंड है। तो इसका कैटायन के साथ इसका अनायन आएगा। अनायन कौन है, कौन है, H2O3 पर 2 माइनस, थायोसल्फेट, 2Na प्लस, साफ दिख रहा है, तो ये ऐड होगा। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है Ag प्लस का, सर अभी अभी आपने बोला 2, मतलब कितने थायोसल्फेट ऐड होंगे, तो 2, ध्यान से देख लो, कितने थायोसल्फेट ऐड होंगे, 2, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से अच्छे से, AgH2O3 का होल ट्वाइस, चार्ज बैलेंस कर बेटा, +1, और थायोसल्फेट -2 इंटू 2 इक्वल्स टू -4, तो +1 -4 कुल मिला के 3 माइनस आया, +1 अब -4 कुल मिला के 3 माइनस आया, 3 माइनस 3 Na प्लस से न्यूट्रलाइज होगा, दैट इज फॉर्मूला हुआ Na3AgH2O3 होल ट्वाइस, कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, वो येलो प्रेसिपिटेट, समझे। 1 मोल जो और Na प्लस बच गया वो आयोडाइड के साथ चला गया, NaI बन गया।
तो क्वेश्चन आपसे ये है, हालांकि ये फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट के डेवलपमेंट में ये काम आता, पढ़ना होता आप लोगों को, जो कैमरे से आप रील खींचते हैं या एक्सरे प्लेट का जो डेवलपमेंट होता है, सफाई, जो रील की धुलाई होती है, रील को जो धोया जाता है, ठीक है, डेवलप किया जाता है लैब में, स्टूडियो में नहीं, लैब में ही वही कर लेते हैं जहां आप लोग फोटो खिंचवाते हैं। तो उसमें पूछा जाता है कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट अनडिकम्पोज्ड सिल्वर हैलाइड गेट्स रिमूव्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट। एक बार फिर से मैं बोल देता हूं, लिख ही देता हूं यहां पे, रिएक्शन इज यूजफुल इन डेवलपमेंट ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट। मैं समझा दे रहा हूं अच्छे से, एकदम वीडियो पर बने रहें, आपके सिलेबस की चीज है। मैं बता दूं, आईआईटी में 2005 के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और अच्छा खासा 5 मार्क्स का ये पूछा हुआ है, तो अच्छे से समझे। होता क्या है, जो रील वाले कैमरे से आप फोटो जब लेते हैं तो पिक्चर क्लिक करने के साथ वो इमेज पर यहां पर एक लेयर आ जाता है, एजीबीआर या एजीआई का लेयर आ जाता है इमेज पर, ठीक है, आपकी फोटो पर। तो जब तक आप इसको हटाएंगे नहीं तब तक रील का प्रिंट नहीं होता है। तो इसको हटाएंगे, पानी में तो एजीबीआर एजीआई इंसॉल्युबल है तो रील को धो देते हैं हम लोग, लेकिन ये पानी में इंसॉल्युबल है तो उससे वो हटेगा नहीं। अमोनिया डाल नहीं सकते, अच्छे से सुनेंगे, अमोनिया डाल के आप उसको हटा नहीं सकते हैं। आप या तो हाइपो से हटा सकते हैं या साइनाइड के घोल में, क्योंकि साइनाइड में भी आपने पढ़ा सॉल्युबल है, बट साइनाइड इज डेडली पॉइजनस, आपने सुना होगा। तो पता चला कि हम चले यहां अपना फोटो खींच करके धोने के लिए, उसको रील सफाई करने के लिए, सफाई करते समय 2-4 बूंद उड़ के आया, नेजल एंट्री हो गई या ओरल एंट्री हो गई, हमारा फोटो ऊपर वाला अपना अपने रूम में लगा रहे हैं कि बेटा आजा, तू भी आजा यहाँ पे। तो इसीलिए साइनाइड से हम रोल डेवलपमेंट नहीं करते हैं, जबकि साइनाइड में भी ये सॉल्युबल होता है। तो हाइपो ऐसे में चूज किया जाता है, ठीक है, अच्छे से सुने। तो इसको डाल दिया हाइपो के सॉल्यूशन में। स्टूडियो वाले के यहाँ देखे होंगे ट्रे में एक ब्लैक कलर का पानी का घोल पर आ रहा था, वो ब्लैक जो है बीच में जो इंटरमीडिएट बनता है उसका कलर ब्लैक होता है, उसके कारण वो ब्लैक दिखता है। एनीवेज, तो क्या किया स्टूडियो वाले ने, रील सफाई की आपसे 15-20 रुपए लिए एक्स्ट्रा प्रिंट देने से पहले। तो वो क्या करेगा, वो रील को हाइपो के सॉल्यूशन में डाल देगा, वहां पर कॉम्प्लेक्सेशन होगा, Ag प्लस को 2 थायोसल्फेट मिलेगा, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो चार्ज बैलेंस होगा +1 और -4, कुल मिला के 3-, तो 3 Na+ से न्यूट्रल हुआ, तो बन गया Na3AgS2O3 होल 2। तो इस तरीके से ये हट गया, वहां से लेयर हट गया, तो वो सॉल्युबल हो गया, सॉल्युबल हो गया, हट गया। अब वहां आराम से आप उसका प्रिंट दे सकते हैं। तो क्वेश्चन ये होता है, ध्यान से, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ, आईआईटी का क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, और हर एग्जाम में कई बार पूछा हुआ, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ, आप डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट undecomposed AgI dissolves in hypo due to formation of, आपको देखो कैसे देगा ऑप्शन, आ जाइए देखिए। अगर वीडियो बीच में डिस्कनेक्ट हुआ हो तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, आप इसको फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट अनडिकम्पोज्ड सिल्वर हैलाइड, अनडिकम्पोज्ड जो नहीं टूटा था, अनडिकम्पोज्ड सिल्वर हैलाइड डिसॉल्व्स इन हाइपो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, हाइपो में ये डिसॉल्व कर गया, किस चीज के फॉर्मेशन के कारण, अच्छे से देखिए। ऑप्शन दिया Ag2S2O3, ऑप्शन दिया NaAgS2O3, ऑप्शन दिया Na2AgS2O3 होल 2, ऑप्शन दिया Na3AgS2। ऑप्शन कितना क्लोज है ये देखिए, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यही है पूछा हुआ। तो ऑप्शंस को देख बेटा कितना क्लोज है। अब जरा सोच कि जो इनऑर्गेनिक को रटता है, अगर वो थोड़ा एक सोडियम दाएं बाएं हुआ तो वो तो बेटा गया, लटक ले तो गेले बेटा, समझ रहे हो। अगर तुम लटकने वाले प्रोसेस में हो, याद करने वाले प्रोसेस में, तो गए तुम, उससे नहीं होने वाला वो, या अगर याद रह गया तो याद रह गया। बट जो कॉन्सेप्ट लगाएगा वो देखो कैसे पकड़ेगा, ऊपर भूल जाओ, वो पकड़ेगा कैसे,
AgI को हाइपो में डाला तो Ag प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 2, तो सबसे पहले H2O3 होल 2 वाला आंसर। अब इन दोनों में चार्ज बैलेंस करेगा, सिल्वर पर +1, H2O3 पर 2 माइनस, थायोसल्फेट गुना 2, 4 माइनस, 4 माइनस और 1 प्लस, 3 माइनस विल बी बैलेंस्ड थ्रू 3 प्लस, मतलब Na3। सटीक आंसर विल बी डी। क्लियर है? तो हमने कोई याद करने का प्रोसेस नहीं, एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस एप्लीकेशन के थ्रू हमने किया। इससे आपका सिलेबस भी आगे बढ़ा, एप्लीकेशन भी आया, कोऑर्डिनेशन का भी आइडिया आया, फॉर्मूला राइटिंग का भी आइडिया आया और इंटरेस्ट भी जगा। उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। लाइक दबाइए अच्छे से और बताइए क्लैरिटी से समझ आई चीजें या नहीं। तो हमने दिखाया आपको AgCl की सॉलिबिलिटी अमोनिया में, हाइपो का भी एक सॉलिबिलिटी ले लिया। अब हम NaCN वाली भी एक एग्जांपल हम करके दिखा देते हैं, और नाइट्रिक वाले तो हमने पहले ही करके दिखाई है। तो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक्स दबाएं, शेयर करें। बाद में वीडियो जब कंप्लीट होगा तो चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जाके बताएंगे भी, लेकिन फिलहाल मेरे को बताएं कि हाँ यहां तक चीजें आपकी क्लियर है या नहीं। स्क्रीनशॉट लें प्लीज। तो बच्चों अब हम लोग NaCN वाला भी एक एग्जांपल करते हैं, क्योंकि अब हमने कॉम्प्लेक्सेशन वाला थोड़ा मामला हम लोगों का क्लियर हुआ है। NaCN वाला भी चलो कैसे हम लोग यहां पे लिखते हैं, सॉलिबिलिटी ऑफ Ag2S इन, ध्यान से देखो Ag2S इन NaCN, ठीक है, अच्छे से देखो। तो आपने तो क्लियर पढ़ा कि ये पार्शियली सॉल्युबल है। अब इस बात को फिल करने की जरूरत है, पार्शियली सॉल्युबल कैसे हुआ होगा। Ag2S ब्लैक प्रेसिपिटेट, जब आपने NaCN दिया तो साइनाइड कितना मोल लेगा, बाहर का रिएजेंट आपका कौन है, Ag प्लस का कॉम्बिनेशन किससे होगा, ध्यान से देखो Cn माइनस से। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 2 होता है, आप इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं, वो नेचर है, ठीक है, कि Ag प्लस को 2 अनायन चाहिए, 2 लिगेंड चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए, वो उसका नेचर है, ठीक है। तो आ जाओ, अब यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AgCN का होल ट्वाइस बेटा, +1 1 रे, -1 इंटू 2 इक्वल्स टू -2। चार्ज बैलेंस कर, +1 -2, -1 हुआ, एक प्लस से, दैट इज फॉर्मेशन क्या हुआ, NaAgCN होल ट्वाइस। लेकिन हमने बोला पार्शियली सॉल्युबल है। अब तो आप समझ गए होंगे, समझ गए। मेटलर्जी में भी जाकर के इस रिएक्शन को मैं वहां पे आपको पढ़ाऊंगा, वहां ये बताऊंगा कि इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड शिफ्ट करने के लिए हम लोग O2 गैस वगैरह देते हैं, कैसे होता वो सब चीज बाद में, अभी नहीं। फिलहाल हमने दिखाया कि क्यों पार्शियली सॉल्युबल है, क्योंकि ये कंप्लीट फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं गया, ये एक इक्विलिब्रियम रिटेन कर गया, ठीक है। तो इस तरह से Ag2S का तो हमने क्लियर किया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, AgBr एंड AgI इन अमोनिया, हाइपो or NaCN is due to complexation, while solubility of Ag2S in nitric acid is due to oxidation। वहां पे क्या हुआ था कि Ag2S ऑक्सीडाइज किया, सल्फाइड पार्ट उसका ऑक्सीडाइज करके सल्फर में चला गया, सिल्वर प्लस फ्री हो गया, और नाइट्रेट के साथ AgNO3 आपने जो पढ़ा, ऑल मेटल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, उसके तहत वो सॉल्युबल हो गया। तो उम्मीद है आपको सिल्वर प्लस वाले कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी अच्छे से समझ में आई होगी। Most of all silver salts are insoluble except AgF, AgNO3, silver acetate and Ag2SO4। ये कंपाउंड सॉल्युबल और भी हो सकते हैं, बट हमारे सिलेबस में यही है, ठीक है। और बाकी हमने AgCl, AgBr, AgI, Ag2S और इन चारों की सॉल्युबिलिटी बहुत सारे रिएजेंट्स में बहुत अच्छे से डिटेल में करते हुए की है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हाइड्रोक्साइड, अमोनियम, एल्कली मेटल सॉल्ट्स, नाइट्रेट, नाइट्राइट, सिल्वर सॉल्ट्स। और तो कोई नहीं था, नहीं और कोई नहीं, 6 सॉल्ट्स हमने डिस्कस किए। अब 7वें नंबर सॉल्ट्स पर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। आ जाइए, हम लोगों ने अब तक करीब करीब 1000 कंपाउंड के आसपास सॉल्युबिलिटी ऑलमोस्ट डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट पर आते हैं, हम लोग कुछ और लगाते हैं, अच्छे से देखें। CH3CO- एसीटेट सॉल्ट्स, जितने भी एसीटेट होंगे एक अनायन में, अगर आपने पीरियोडिक टेबल के
81 मेटल में बहुत सारे के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ सब मिला दिया तो सारे के सारे करीब करीब सॉल्युबल होंगे। मोस्टली एसीटेट सॉल्ट्स आर सॉल्युबल, मोस्टली एसीटेट सॉल्ट्स आर सॉल्युबल। सर 2 4 5 एग्जांपल लिख सकते हो क्या बेटा? अब एसीटेट लगाते जाना, जो लिखना है ध्यान दे। हमने लगाया पोटेशियम, ले हमने लगा दिया लेड, तो होल टू पीबी, पीबी+2 में बना दिया हमने। ले मैं डी ब्लॉक का कुछ ले लेता हूं, CH3CO होल टू, कॉपर ले लिया, कॉपर+2 में, ध्यान से देख लो, ये ले लिया। तो मोस्ट ऑफ ऑल जो है सिल्वर एसीटेट ऑल आर सॉल्युबल। लेकिन बट इनसॉल्युबल कौन होगा? एक्सेप्ट एसीटेट्स ऑफ वो तीनों जिसके सारे इनसॉल्युबल होते हैं। एक मर्क्यूरी 1 बोलते हो ना इसको, 2 नहीं। दूसरा कॉपर 1, क्या बोलते हो इसको? कॉपर 1, 2 नहीं ना। और सिल्वर 1। लेकिन सिल्वर का एसीटेट इस बार सॉल्युबल है। बहुत लोग पढ़ा देते हैं कि सिल्वर एसीटेट इनसॉल्युबल है, जान लो ये सॉल्युबल है, ठीक है, ये सॉल्युबल है। ये दोनों एसीटेट इनसॉल्युबल है। अच्छे से चीजों को देखिए। मर्क्यूरी का अगर आप 2 कंपाउंड ले, एक मर्क्यूरी 1 का एसीटेट लो, फॉर्मूला को अच्छे से लिखो। कैसे लिखोगे? CH3COO होल टू Hg2। नहीं समझे जी? क्योंकि Hg1 कैसे लिखते हो? Hg2 पर 2+, तो 2 एसीटेट आएगा, तो आया ना 2 एसीटेट। ये सॉल्युबल हुआ कि इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल। लेकिन वहीं पर मर्क्यूरी 2 का एसीटेट क्या होगा? Hg2 का एसीटेट क्या होगा? Hg2 का एसीटेट क्या होगा? CH3COO होल टू और Hg, ये सॉल्युबल होगा। आप समझ रहे हो बेटा क्यों? क्योंकि हमने बोला 1 का और कॉपर 1 का इनसॉल्युबल है, 2 वाला सॉल्युबल होगा। तो यहां पर भी देखो, मैंने कॉपर 2 का लिया, वो सॉल्युबल है। आप आयरन का लो एसीटेट, CH3CO होल 3, आयरन 3 का एसीटेट हमने ले लिया, क्या होगा? सारा का सारा सॉल्युबल। मोस्ट ऑफ ऑल एसीटेट सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल, ठीक है। तो ये भी अपने आप में 100 कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी 1000 हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। हमने बहुत सारे कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी इस तरीके से लिखी। नेक्स्ट आ जाए ध्यान से, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। फ्लोराइड की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं? क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में अगर आप 100 कैटायन लगाते हो तो ये 300 कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी। जैसे अल्कली मेटल 400 कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी डिस्कस कर रहा था अकेले, ठीक है। बाकी तो सब एक 100 के ग्रुप में, हाइड्रोक्साइड 100, अमोनियम 100, नाइट्रेट 100, नाइट्राइट 100, सिल्वर +100 था ना। तो सब 100 के ग्रुप में इस तरह से चल रहा था। बट क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इसमें अगर कोई कैटायन लगाओगे, अगर 100 कैटायन अगर आप जोड़ लोगे तो ये 300 कंपाउंड के अपने आप में सॉल्युबिलिटी। एनीवे सब तो जानना नहीं होता, लिमिटेड पढ़ना होता है। चलिए आ जाइए, सिल्वर 1 के एसीटेट पर एकदम ध्यान रखें। सिल्वर 1 के एसीटेट को बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं कि इनसॉल्युबल है। सिल्वर 1 का एसीटेट सॉल्युबल होता है, आपको देखना होगा तो आप बुक देख सकते हैं, ये वाली वोगल्स की क्वालिटेटिव एनालिसिस है, रिसेंट वर्जन उनका खरीदें, आराम से आपको दिख जाएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस की किताब में सिल्वर एसीटेट सॉल्युबल होते हैं। बहुत सारे लोग पढ़ा देते हैं इनसॉल्युबल है, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड पर। अच्छे से सुनेंगे। अधिकांश मेटल के क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सॉल्युबल होते हैं एक झटके में। मोस्ट ऑफ ऑल मेटल्स के क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड्स जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। बहुत ही लिमिटेड क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड है जो इनसॉल्युबल है। ध्यान से सुने। पहले तो वो तीनों की बात करें। कौन तीनों? पहले तो उन तीनों की बात करें। कौन तीनों? Ag1, Cu1 और Hg1। उनके तो अधिकांश कंपाउंड इनसॉल्युबल है, इसलिए वो इनसॉल्युबल होंगे। उसके बाद कुछ और होंगे तो उनको हम लोग लपेट लेंगे। चलो आ जाओ, लिखता हूं पॉइंट वाइज, देखो कैसे याद रहेगा। मोस्ट ऑफ ऑल क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड salts are water soluble। ध्यान से,
लोग क्या पढ़ते हैं इसमें, कंफ्यूजन का सब्जेक्ट देखो, लोग पढ़ते क्या है कि कोवेलेंट वाला जो क्लोराइड होता है कुछ ब्रोमाइड और आयोडाइड पीरियोडिक टेबल में, वो इनसॉल्युबल होता है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अधिकांश क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड इनसॉल्युबल है। बहुत सारा जो प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट या कोवेलेंट है वो भी सॉल्युबल है। अरे AlCl3 सोचो, AlCl3 तो आपको हमने पढ़ाया है, वो कोवेलेंट है बेटा, वो भी सॉल्युबल है। LiCl कोवेलेंट नहीं है, आयोनिक क्रिस्टल है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट है, याद कर, पढ़ाया हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो LiCl भी सॉल्युबल है, बहुत अच्छे से हाईली सॉल्युबल है। इसीलिए ये कभी मत बोलना कि कोवेलेंट वाले इनसॉल्युबल। बहुत लोग बोल देते हैं बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कोवेलेंट खींचते, हमने पढ़ाया है कि एस ब्लॉक के बेरिलियम के जो फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड है चारों कोवेलेंट होते हैं, वो भी सॉल्युबल है। इसीलिए जो लोग ऐसा पढ़ाते हैं गलत पढ़ाते हैं, ठीक है, हमने भी देखा है कई जगह। तो मोस्ट ऑफ ऑल क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल, इवन मोस्टली कोवेलेंट और predominantly covalent metal halides are also soluble। metal halides जैसे LiCl, जैसे BeCl2, जैसे ध्यान से AlCl3, समझ रहे हो ना। ये देखो प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट SnCl4 वगैरह आर इवन सॉल्युबल, ये सब भी सॉल्युबल होता है। तो इनसॉल्युबल कौन कौन है ध्यान से देखें, क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ऑफ, उन तीनों का, वो तीन कौन, Ag1 अभी दिखाया भी था, AgCl AgBr AgI इनसॉल्युबल था। इन तीनों का, और तीन में कौन कौन आया बेटा, Hg1, और कौन आया तीन में बेटा, Cu1, ध्यान से। तो ये इनसॉल्युबल है। सर ये तो पहले से पता था, क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया था कि इनके मोस्टली, क्या कोई और है, अरे आपने पढ़ा नहीं है PbCl2 पार्शियली सॉल्युबल, कोई और में यही याद रख लो, पार्शियली सॉल्युबल या इनसॉल्युबल। बाद बाकी और भी कुछ बातें की जा सकती हैं, लेकिन आपके सिलेबस से फिर बाहर हो जाएगा, तो क्यों जाना है। एडवांस्ड वाले भी कभी नहीं पूछ सकते आपसे, तो जहां तक पूछेंगे उससे बाहर जाकर के क्या होगा। थोड़ी ना हम लोगों का कोर्स लिमिटेड है ना, हम लोग +2 और जेई एडवांस, जेई मेंस, नीट वगैरह का हम लोग कंपटीशन दे रहे हैं, तो हम लोगों को अब इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज हम लोग जा सकते हैं, बहुत बातें उसमें कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। तो क्या क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड 300 कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी में हम लोगों ने डिस्कस किया, ऑलमोस्ट करीब करीब। हमने बोला मोस्ट ऑफ ऑल मेटल के क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड सॉल्युबल होते हैं, यहां तक कि कुछ मेटल के क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड जो प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट और कोवेलेंट है वो भी सॉल्युबल होते हैं। जैसे LiCl प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट है, सॉल्युबल है, समझ रहे हो। जैसे BeCl2, BeBr2, Bi2 ये कोवेलेंट है, कोवेलेंट लिटरली स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये सॉल्युबल है। तो कुछ मेटल के जो प्रीडोमिनेंटली या कोवेलेंट या कोवेलेंट वाले जो हैलाइड होते हैं वो भी सॉल्युबल है। हाँ, इनसॉल्युबल कौन कौन है, उन तीनों के क्लोराइड, उन तीनों जब भी बोलते हैं सॉल्युबिलिटी में, तो पिछले लेक्चर में हमने क्लियर किया, Ag1 Hg1 Cu1 इनके क्लोराइड, और एक PbCl2 हमने जो आपको टेम्परेचर वाला हिसाब किताब समझाया था सॉल्युबिलिटी में पिछले क्लास में, याद करो, उसमें PbCl2 ही किया था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ PbCl2 या PbX2 इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, किया था हमने, डेल्टा जी नेगेटिव हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो PbCl2 एक एक्स्ट्रा आ गया। तो इसके एग्जांपल्स को मैं अगले पेज में आकर के करता हूं। समझ में आई होंगी चीजें आपको, लाइक्स दबाएं प्लीज, लाइक्स दबाएं। आइए, तो बस इसका एग्जांपल मैं आज के लेक्चर में लास्ट में कर रहा हूं, जरा अच्छे से देखिए, क्या मजेदार आएगा समझ में आपको, ध्यान से देखिए। अगर मैंने लिया ध्यान से CuCl2 सॉल्युबल, क्यों, कॉपर +2 का है। Cu2Cl2 इनसॉल्युबल, क्यों, कॉपर +1 का है। अच्छे से देखिए, अगर मैं लूं HgCl2
सॉल्युबल। क्यों? +2 का है, हमने +1 का बोला था। Hg2Cl2 इनसॉल्युबल। क्यों? +1 का है, समझ रहे हो? अगर मैं लूं AgCl इनसॉल्युबल। अब आ जाओ इनके आयोडाइड्स पे डिस्कस करता हूं ध्यान से। तो दो आयोडाइड Cu(I2) और Cu2I2 पोलराइजेशन कहता है दोनों इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, इनके आयोडाइड्स पे लेता हूं Hgi2 और Hg2I2 दोनों इनसॉल्युबल। बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, आपको समझना पड़ेगा और जानते हो कलर याद रखना होगा। Hgi2 इज रेड एंड Hg2I2 इज ग्रीन। Hgi2 is red and Hg2I2 is green। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप, मैं अच्छे से देखें। ये हमने लिखा कि क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड ऑफ कॉपर 1 मर्क्यूरी 1, तो कॉपर 1 मर्क्यूरी 1 का क्लोराइड भी ब्रोमाइड भी आयोडाइड भी, तो देखो आयोडाइड भी इनसॉल्युबल। लेकिन इनका +2 पे नहीं लिखा था इनसॉल्युबल है, तो +2 वाला सॉल्युबल हुआ। लेकिन इनका +2 का आयोडाइड भी इनसॉल्युबल होता है हाई पोलराइजेशन की वजह से। तो आपके इस वाले में एक्स्ट्रा में ऐड क्या हो गया? इनसॉल्युबल वाले में एक्स्ट्रा में ऐड क्या हो गया बेटा? एक्स्ट्रा में ऐड हो गया CuCl2 इज सॉल्युबल बट Cu2Cl2 नॉट, ये तो इनसॉल्युबल हो गया। वाइल जबकि बोथ ऑफ आयोडाइड लोगे, क्लोराइड आयोडाइड लोगे, तो Cu(I2) एंड Cu2I2 आर इनसॉल्युबल। उसी को मैंने शब्दों में लिख दिया। ठीक है, वहीं पर चला जा। HgCl2 इज सॉल्युबल 1 रे, लेकिन कौन इनसॉल्युबल हुआ? बट Hg2Cl2 नॉट, वो इनसॉल्युबल हो गया। वाइल जबकि आयोडाइड लोगे तो बोथ ऑफ Hgi2 एंड Hg2I2 आर इनसॉल्युबल। और हमने कलर क्या याद करवाया? Hgi2 का कलर क्या याद रखोगे आज के बाद? रेड, और Hg2I2 की ग्रीन। कभी भी नहीं भूलोगे, ये कलर बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में हमने आपको क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड तक की सॉल्युबिलिटी से मुलाकात करवाया और सिल्वर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमने डिस्कशन किया। तो आज के लेक्चर को हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा सॉल्युबिलिटी का आखिरी टॉपिक होगा, जहां पे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स में अब हम लोग इंडिविजुअल सॉल्युबिलिटी करीब करीब, पहला लेक्चर पूरा का पूरा डेडिकेटेड था किस चीज को? रीजन ऑफ सॉल्युबिलिटी को। सेकंड लेक्चर किस चीज पर पूरा का पूरा डेडिकेटेड है? वो है पूरा का पूरा इंडिविजुअल सॉल्युबिलिटी पर। अगले जो क्लास अगला नेक्स्ट जो हम लोग लेने वाले हैं प्राइवेट मोड में लेने वाले हैं, मतलब हमारे जो अपने स्टूडेंट होंगे सिर्फ वही देख सकते हैं। बवाल कटेगा उस दिन सॉल्युबिलिटी का, ट्रेंड ऑफ सॉल्युबिलिटी। और इंडिविजुअल सॉल्युबिलिटी में जो 2-4 एग्जांपल रह गए हैं कॉम्प्लिकेटेड वाले, नाइट्रेट वाले, कार्बोनेट वाले और सल्फेट वाले, ये दोनों को पहले मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद एंटर कर जाऊंगा ट्रेंड ऑफ सॉल्युबिलिटी में, जो खतरनाक आपसे एकदम दिल खुश कर देगा आपका। ठीक है, सॉल्युबिलिटी एक बड़ा एक टॉपिक है, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, और एक्चुअली ये पूरा S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक का टॉपिक है, और मेजर तो इसमें 12th का पार्ट है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग फिर नया चीज जाएंगे। तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं दोस्तों। उम्मीद है आज आप लोगों ने जम के एंजॉय किया होगा, बहुत बढ़िया आपने फील किया होगा। बस सॉल्युबिलिटी को थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। जितनी चीजों को हमने पढ़ाया उसको नोट्स में एक बार लिखें कि हाइड्रोक्साइड में कौन कौन सॉल्युबल, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड में कौन कौन सा